तो पिछली बार हमने मेथड ऑफ इमेजेस की बात की थी और उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो थियरी है, उसकी हमने चर्चा की थी। अगर हमारे पास कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, साधारणतः हम सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करते हैं, तो कुछ चार्जेस हैं हमारे पास Q1, Q2, ज़रूरी नहीं कि डिस्क्रीट हों, कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और उसके कारण से, उन चार्जेस के कारण से हम एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस खोज पाते हैं। मान लीजिए कि जिस सरफेस पे पोटेंशियल सभी जगह पे बराबर है, और इस तरह का अगर हमें कोई एक पोटेंशियल मिलता है, एक सरफेस मिलता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो यहां से हम एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है। वो क्या है कि हमारे पास अगर कोई एक कंडक्टिंग ब्लॉक हो जिसकी आउटर सरफेस इसी प्रकार की हो, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसी के आकार का हमारे पास एक कंडक्टिंग ब्लॉक हो, और उस ब्लॉक पर हम इतना चार्ज डाल दें जितना इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के भीतर में है, तो हम एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। इसी को आप कॉपी पेस्ट करिएगा, सोचिएगा कि ये कॉपी पेस्ट है, तो ये कंडक्टर है। अब यहाँ पे ये सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल सरफेस था, ये चार्जेस थे और बीच में एक ज्योमेट्रिकल सरफेस था जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है। अब हम बाकायदा एक मटेरियल लेके आ रहे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल लेके आ रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ल वही है जो कि इस सरफेस की शक्ल है, और इसको हमने एक टोटल चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर, ये अंदर जितना है उतना डाल दिया, Q2 + Q3, ये इतना चार्ज हमने इसके ऊपर डाल दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंडक्टर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा हमें पता नहीं, लेकिन टोटल चार्ज Q2 + Q3 उसके ऊपर डाल दिया। ये चार्जेस जो हैं ये वैसे के वैसे हैं, Q1, Q4, जैसा यहाँ है ठीक ठीक वैसा ही। उसी प्रॉब्लम को आप सोचिए कि हमने इसी फिगर में इस सरफेस को हटा के यहाँ पे कंडक्टिंग ब्लॉक डाला है और इस चार्ज को उसके ऊपर डाल दिया है। तो इस कंडक्टर पर ये चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये चार्जेस हैं, इनके कारण से अगर हम किसी P पॉइंट पर पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो इस प्रॉब्लम में जिसमें कोई कंडक्टर नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सारे चार्जेस मुझे पता है कहाँ कितना चार्ज है, उसके कारण से वही वाला पॉइंट P जो है, वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ भी होगा। ये तो सारे चार्जेस अपने को पता है, तो हम इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लिख सकते हैं जैसे भी चाहे। यहाँ पे कंडक्टर है, कंडक्टर पर कैसे चार्ज फैला है मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, जो भी जिस भी तरह से ये फैला होगा इसके सरफेस पे, प्लस ये सब मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मेथड ऑफ इमेजेस का थ्योरी है, और इसका उपयोग करके हम इस तरह के कई प्रॉब्लम्स पहले क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। और एक उदाहरण हमने शुरू किया था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज Q है +Q और दूसरा पॉइंट चार्ज -Q है, और इसको हम Z एक्सिस बोल दें, इसको ओरिजिन बोल दें, ये हमारा सरफेस है, ये Z = 0 XY प्लेन है ये, और यहाँ से ऊपर इस जगह पे ये 0 0 D पे ये है और 0 0 -D पर ये है। ये दो चार्जेस है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ अभी प्रॉब्लम बताया नहीं है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर हम ये दो चार्जेस लेके शुरू करें और उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ढूंढें तो मिल सकते हैं अपने को आसानी से, कि जहाँ पोटेंशियल सभी एक हो उस प्रकार के सरफेस। तो जिसके बहुत करीब जाइएगा ऑलमोस्ट स्फेरिकल होगा, जहाँ इसका असर बहुत कम है। दूर जाइएगा तो थोड़ा सा कुछ उसका शक्ल बदलेगी, ऐसा ऐसा कुछ होगा। ये खुद एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये खुद एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इधर आइएगा तो ऐसा ऐसा कुछ होगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा। इसमें से कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि चार्जेस के कारण से पोटेंशियल कहाँ पर फिक्स्ड है, किस सरफेस के ऊपर, वो निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं।
और कोई भी पकड़ लें हम, जैसे ये पकड़ लें, तो अब चूंकि इक्वेशन पता है तो इसके सरफेस की आकृति पता है। और अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक मेटल का ब्लॉक है इस आकार का, कंडक्टिंग ब्लॉक है इस आकार का, और उसके सामने में ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इसके ऊपर प्लस क्यू है उस कंडक्टिंग ब्लॉक के ऊपर। इस माइनस क्यू के प्रेजेंस में ये प्लस क्यू कैसे बटेगा कंडक्टर पर, ये यही जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन फिर भी यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण प्लस इसके कारण, तो हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? भूल जाओ कि ये कंडक्टर है, जस्ट प्लस क्यू यहाँ है, माइनस क्यू यहाँ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहेगा अगर हमने इसको यहाँ पे कंडक्टर ला दिया। इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम इधर से शुरू करते हैं। एक ये इक्विपोटेंशियल है, इसको मैंने नहीं लिया, ये है, इसको हमने नहीं लिया, फिर ये है, इसको हमने नहीं लिया, फिर इसके आगे जाएंगे तो ये है, उसको हमने नहीं लिया, फिर आगे जाएंगे तो ये है, हमने उसको नहीं लिया। इसके लिमिट को हम लेने वाले हैं, इस z = 0, इसको हम लेने वाले हैं। ये जो पूरा प्लेन है, सोचिए कि माइनस क्यू को ऐसा जा कर के नीचे से ढक रहा है, ये इसी को आगे बढ़ाइए, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, उसी को आगे बढ़ाइए, ये है, और इस यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो क्या लाना है, मेटल ब्लॉक कैसा लाना है? अगर हमने ये चूज़ किया होता तो ऐसा लाते, अगर ये चूज़ किया होता तो ऐसा लाते, अब ये चूज़ कर लिया तो ऐसा लाना है, ऐसा। यानी z = 0 के नीचे का पूरा स्पेस मुझे कंडक्टिंग ब्लॉक से भर देना है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसी के आकार का, उसी के शेप का, उतना ही बड़ा उसी तरह का उसका सरफेस का वेरिएशन, ये कंडक्टिंग ब्लॉक लाना है। और अब हम किसको इक्विपोटेंशियल सरफेस लेके चल रहे हैं? उस पूरे z = 0 को एक लिमिट के रूप में, जो कि इस माइनस क्यू को इनक्लोज कर रहा है। जैसे ये इनक्लोज कर रहा है, 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 उसी की हम लिमिट ले रहे हैं, इसको इनक्लोज कर रहा है। और उसके ऊपर ये माइनस क्यू चार्ज हम रख देंगे। तो उस z = 0 के नीचे के पूरे ब्लॉक पर मुझे उस माइनस क्यू को रख देना है, और सामने में एक प्लस क्यू रखा है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बस इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वही का वही रह जाएगा। अब ये पूरा ब्लॉक भरना जरूरी है क्या? जब हम कहते हैं कि इस शक्ल का एक आप कंडक्टर लाइए, तो सॉलिड कंडक्टर होना तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो जो भी चार्जेस आने हैं सरफेस पे आना है, तो भीतर में वो कंडक्टर है कि खाली है, से कोई बहस नहीं है। इसी तरीके से अब यहाँ भी इस पूरे सरफेस को मैं क्यों भरूं? इसका जो बाहरी सरफेस है उसी को भरूं, पूरे वॉल्यूम को क्यों भरूं? तो यानी कि अब हमारे पास z = 0 ये कंडक्टिंग प्लेट हो गई, एक इन्फिनिट प्लेट हो गई, और उसके सामने में प्लस क्यू रखा है, और फिर हमें कहीं पे फील्ड चाहिए। और इन्फिनिट का भी क्या मतलब है? ये जो डिस्टेंस d है, इसी की तुलना में, और जहां मुझे फील्ड चाहिए उनके डिस्टेंसेस की तुलना में बड़ा होना चाहिए, उसी को तो इन्फिनिटी कहते हैं हम अपनी भाषा में। तो इसलिए अगर एक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है, जैसे इस टेबल की ये सतह है, बहुत बड़ी है, अगर हमारा एक चार्ज हमने यहाँ से 1-2 सेंटीमीटर पर रख दिया है, और फिर ये प्लेट जो है 3 फीट बाई 4 फीट की, ये अगर 2 फीट बाई 3 फीट की अगर ये टेबल है, तो मेरे लिए यही इन्फिनिटी है। तो ऐसे एक कंडक्टिंग प्लेट के सामने में, प्लेन प्लेट के सामने में अगर हम एक चार्ज रखें, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बाहर? क्योंकि उस चार्ज ने इस प्लेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किए हैं, वो मिला करके, और ये मिला करके क्या बनने वाला है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? फिर से ड्रॉ करें। ये z = 0 का प्लेन हो गया, जहाँ हमारा कंडक्टिंग सरफेस है, और एक चार्ज यहाँ q है 0, 0 d पे, और यहाँ एक माइनस चार्ज हुआ करता था हमारी कल्पना में 0, 0 माइनस d में। ये अगर ये मेटल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है ये, तो फिर ये चार्ज नहीं है यहाँ पे, माइनस क्यू हमने इस प्लेट को दिया है, और ये माइनस क्यू इस प्लेट के ऊपर अपना बटेगा, जैसे बटना होगा मालूम नहीं। लेकिन हाँ, मुझको अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये कोई पॉइंट है x, y, z,
ये ओरिजिन हो गया, ये z एक्सिस हो गया, और फिर यहाँ पर हमारे y एक्सिस और x एक्सिस जो है वो इस प्लेन के अंदर में आएंगे, x y z, y इधर, x इधर, x y z ऐसा। तो उस एक्स वाई जेड एक्सेस के हिसाब से ये 0 0 d, ये 0 0 माइनस डी, और ये एक्स वाई जेड, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। किसके कारण? इस मेटल प्लेट प्लस इस चार्ज क्यू के कारण। इसको भूल जाओ, इस मेटल प्लेट या कंडक्टिंग प्लेट और ये जो यहाँ पे चार्ज है ये प्लस क्यू 0 0 d पे, उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। उसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम? मेटल प्लेट को भूल जाओ और इस माइनस क्यू को रख लो। ये प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण जो फील्ड होगा वही इस मेटल प्लेट और इस प्लस क्यू के कारण से भी होगा। तो इसलिए यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लिखना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं हम? इसके कारण से क्या लिखेंगे? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका क्यूब, यहां बन जाएगा ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर x माइनस 0 i, y माइनस 0 j और z माइनस d के, ये वेक्टर, और इसी के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब करेंगे हम तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z माइनस d का स्क्वायर और उसका पावर हाफ, और क्यूब करेंगे तो 3/2। याद है आपको? E इक्वल टू हम लोग लिखा करते थे Q R माइनस R प्राइम डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R माइनस R प्राइम का क्यूब। ये एक चार्ज के सिंगल चार्ज के कारण से, ये एक सिंगल चार्ज के कारण से। कहाँ पे चार्ज है? R प्राइम पे, ये R प्राइम वेक्टर पे चार्ज है, ये यहाँ पे Q है। और फील्ड कहाँ लिखना है मुझे? तो यहाँ लिखना है, ये R वेक्टर है, ये R वेक्टर है, ये हम यहाँ पे फील्ड चाहिए मुझे, ये फील्ड पॉइंट है। और ये जो वेक्टर है यही है ये R माइनस R प्राइम, ये वाला वेक्टर, और उसका फिर नीचे में मैग्नीट्यूड का क्यूब कर दीजिए तो ये बनता है एक पॉइंट चार्ज के कारण से। वही काम यहाँ कर रहे हैं। Q ये हो गया, ये वेक्टर हो गया, और फिर इसका मैग्नीट्यूड हो गया और उसका 3 पावर हो गया, प्लस इस मिडल पर जो ये चार्ज माइनस क्यू पड़ा हुआ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुझे पता नहीं है, ये कैसे बटेगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, हम उसको भूल जा सकते हैं। वहां कोई कंडक्टिंग प्लेट है, उसके ऊपर कोई चार्जेस बटे हुए हैं, इसको सबको भूल जा सकते हैं और उसकी जगह मान सकते हैं कि एक माइनस क्यू यहाँ बैठा है, और उसके कारण से यहाँ पे फील्ड लिख के जोड़ दीजिए। तो माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण से लिखना है तो ये वाला वेक्टर लिखना है, ये वाला x माइनस 0 y माइनस 0 और फिर यहाँ पे z और माइनस माइनस डी यानी z प्लस डी के कैप, ये वाला r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर वो है, और फिर उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z प्लस डी का स्क्वायर और इसका 3/2। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। किसके कारण से? अब हमने क्या किया क्या नहीं किया, हमने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ये किसका फील्ड लिखा है हमने इसका फील्ड लिखा है। एक मेटल प्लेट थी, कंडक्टिंग प्लेट, और उससे d दूरी के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज था, और यहाँ इस पे माइनस क्यू चार्ज था। ये माइनस क्यू चार्ज इस पर, ये कैसे बटा था, कहाँ कितना आया था मालूम नहीं, लेकिन ये टोटल माइनस क्यू चार्ज इस मेटल प्लेट पे, इसका ये सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अर्थात ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो इसीलिए इसका इमेज चार्ज कहा जाता है, ये जो है इसको इमेज चार्ज कहा जाता है। इसीलिए इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ इमेजेस। तो इसको हम इसका इमेज कहते हैं। ऑफ कोर्स ऑप्टिक्स से आया है ये वर्ड, टर्मिनोलॉजी जो आई है। समतल दर्पण अगर होता है यहाँ पे, प्लेन मिरर होता है यहाँ पे, तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते
तो उसका एक इमेज यहाँ पर बनता बराबर दूरी पे, वहाँ से ये शब्द आया है। लेकिन इसको ज़्यादा आगे मत बढ़ाइएगा, जो ऑप्टिक्स के फॉर्मूला हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह मत, स्नेल्स लॉ मत लगा लीजिएगा। लेकिन इसका नाम मेथड ऑफ इमेजेस है, और इनके बदले में जो रखा जाता है उसको इमेज चार्ज कहते हैं। तो ये इसने हमने एक नया प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि एक प्लेट है और एक चार्ज है, और कितना फील्ड होगा कहाँ पे। हमें पता नहीं है कि ये बटा कैसे था, ये बटा कैसे था, इस क्यू के सामने सामने पूरा माइनस क्यू बैठ गया था करके, या इस पर ऐसे फैला था, इस पर फैला था तो कैसे वो उसका घटा था बढ़ा था, वो सब हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इसका सोल्यूशन पता हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा और चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कैसे बटा, ये माइनस क्यू चार्ज इस पर बटा कैसे, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे का पता है। हाँ, इधर का यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मत पूछिएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। z लेस देन 0, अगर z बराबर 0 यहाँ पे है और z लेस देन 0 नीचे वाले पॉइंट्स पे जाएं, तो आप याद रखिएगा वो पूरा मेटल ब्लॉक से भरा हुआ है, और चूंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने केवल सरफेस दिखाया है। नीचे में खाली जगह हो सकती है, जैसे इसको अगर हम लें तो ये बीच में एम्प्टी स्पेस हो सकता है, केवल सरफेस चाहिए अपने को कंडक्टिंग। उसी तरीके से नीचे खाली स्पेस भी है तो उसके अंदर भी फील्ड 0 है। अगर ये मेटल का ब्लॉक ऐसा लिया है हमने, तो बाहर के लिए सारी चर्चा हो रही है, इसके अंदर तो फील्ड 0 ही है, तो इसी तरह से इसके नीचे तो फील्ड 0 ही है। तो ये जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, दिस इज फॉर z ग्रेटर देन 0, और अगर फॉर z लेस देन 0 आपको चाहिए, ये अगर आपको चाहिए तो E बराबर 0, क्योंकि वो तो मेटल के अंदर के पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड 0 होता है। तो अब ये फील्ड चूंकि हमें इसके बाहर इस साइड का पता है, सरफेस के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आपको ये भी पता है कि अगर कंडक्टर है कोई, आपको ये भी पता है कि अगर कोई कंडक्टर है किसी भी शक्ल का, और उसका आप एक छोटा सा एरिया लीजिए, एक पॉइंट लीजिए, और उस पॉइंट पर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछिए सिग्मा, यानी छोटा सा एरिया लीजिए, छोटे से एरिया पर कितना चार्ज है उसको एरिया से भाग लगाइए, तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी, और वो है ये। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसके ठीक बाहर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एंड दैट विल बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? ये पूरा जो इसके ऊपर बटा हुआ चार्ज है, प्लस बाहर भी अगर कोई चार्जेस हैं, तो उन सबका मिलके ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो अंदर की तरफ, उसके साइड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये रिश्ता है दोनों का, इसलिए आप इस सिग्मा को भी लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी लिख सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, और मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, ये इसका मैग्नीट्यूड, और ई इतना है। और कहाँ की बात हो रही है? जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यानी इस पिक्चर में है तो कहाँ की बात हो रही है? जस्ट z इक्वल टू 0 के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट। तो उसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो हमें z की जगह यहाँ पे 0 लिखना होगा। क्या बनेगा? q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से आप काट लीजिए, और यहाँ बन गया, देखिए पहले डिनोमिनेटर देखिए, अगर z बराबर 0 रख दें, z बराबर 0 रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर भी z इक्वल टू 0 अगर रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक ही डिनोमिनेटर है, तो इसलिए आपको एक ही डिनोमिनेटर लिखना है, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2। और न्यूमरेटर में आइए, यहाँ माइनस है, ध्यान रखिएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह था, एप्सिलॉन नॉट कट चुका है, q/4 पाई हम लिख चुके हैं बाहर। अब बच गया ये और माइनस ये, xi कैप कैंसल, yj कैंसल, यहाँ है माइनस डी के कैप, फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस,
यानी यहाँ भी माइनस डी के कैप, 2d के कैप। तो ये बचा यहाँ पे 2d के कैप, और चूंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए इसलिए के कैप की भी जरूरत नहीं है। क्या निकाल लिया हमने? ये क्या निकाल लिया हमने? ये हमने, अगर आप इस प्लेन में कहीं किसी XY पॉइंट पर पहुंच जाइए, फिर से हम ये चित्र बना दें। अगर ये प्लेन है हमारा z=0 का प्लेन है, और कहीं आप पहुंच गए हैं, कोई x एक्सिस है, कोई y एक्सिस है, इधर z एक्सिस है, और कोई ये पॉइंट है x,y,0, क्योंकि हमें प्लेन के सरफेस पर ही रहना है। सिग्मा जो लिख रहे हैं हम, कहाँ का सिग्मा लिख रहे हैं? इस प्लेन के सरफेस का सिग्मा लिख रहे हैं। x,y,0 ये इस प्लेन का एक पॉइंट है, और यहाँ पर का सिग्मा हम लिख रहे हैं, यहाँ पर की चार्ज डेंसिटी हम लिख रहे हैं, और ये XY कहीं भी हो सकते हैं। तो पूरे प्लेन में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हम यहाँ से लिख रहे हैं। तो अगर एक Q चार्ज को एक मिडल प्लेट के सामने रख दें और मिडल प्लेट को -Q चार्ज दे दें, तो वो -Q चार्ज ऐसे बटेगा, ये ऐसे बटेगा। ये x² + y² क्या है? ये इस ओरिजिन से और इस पॉइंट की दूरी है, ये इसको आप a लिख सकते हैं। ये a is √x² + y², क्योंकि ये इस प्लेन का है, एक्स वाई एक्सेस हो गए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो x² + y² बराबर डिस्टेंस स्क्वायर। इस डिस्टेंस को अगर आप a लिख दीजिए तो ये बना QD बाई 2π और a² + d² पावर 3/2। और आप चेक करके देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी में दे रहा हूं यहां, अगर आप इसको इस पूरे प्लेन पे इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज देखना चाहते हैं इस सरफेस पे, +Q के सामने जो सरफेस है उस सरफेस पे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आपको क्या करना होगा? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो इस पर चार्ज है, चार्ज ऑन द सरफेस z=0, ये जो ऊपर वाली सरफेस है, इस मेटल प्लेट की जो ऊपर वाली सरफेस है उस पे चार्ज कैसे लिखेंगे हम? सिग्मा और इनटू r और dr r/d²। सो r/dr d²। ये क्या लिखा हमने? ये क्या लिख दिया हमने? ये एरिया एलिमेंट लिखा। अब हम 2 डिमेंशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो r/d² एक साइड, dr दूसरा साइड, ये एरिया बन गया, और इनटू सिग्मा ये उस छोटे एरिया का चार्ज बन गया। और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दीजिए, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to 2π एंड r गोइंग फ्रॉम 0 to ∞। पूरे सरफेस पे मैंने इंटीग्रेट कर दिया, और आप इंटीग्रेट करके देख लीजिए कि दिस इज -Q। टोटल चार्ज -Q ही है जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस सिग्मा के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहां है? D तो फिक्स है, A जो है वो उस ओरिजिन से डिस्टेंस है, इस ओरिजिन से डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस है, अलग अलग पॉइंट्स के डिस्टेंसेस हैं। तो A दूरी के जो पॉइंट्स होंगे, यानी ये जो एक सर्कल बनेगा A रेडियस का, यहां जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। और सबसे मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी कहां होगी? जब a = 0 लीजिएगा, इसके ठीक नीचे। और वो कितनी होगी? वो चार्ज डेंसिटी अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी कहां होगी? ये अगर मेटल प्लेट है तो उसके ठीक नीचे का जो पॉइंट है, ये +Q अगर यहाँ रखा है तो इसके ठीक नीचे का जो पॉइंट है, वहां पर जो चार्ज डेंसिटी है, a को 0 रख दीजिए आप, तो क्या बना? Q / 2π, a को 0 रख दीजिए, d पे पावर 3 बना, एक यहां से कटा, d²। Q / 2π d², चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, ये एरिया का डायमेंशन दिख रहा होगा आपको। ये है यहाँ पर की चार्ज डेंसिटी जो मैक्सिमम है।
तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे ये चार्ज डेंसिटी घटती जाएगी, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे चार्ज डेंसिटी घटती जाएगी, और एक्सप्रेशन आपके पास में है, और टोटल मिलकर के -q है। अब कल्पना कीजिए कि हमने एक न्यूट्रल प्लेट ली है, एक न्यूट्रल प्लेट ली है, उस पर हमने -q नहीं डाला और उसके सामने हम ये +q चार्ज उठा करके ले आए हैं, तो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अभी जो आपने यहाँ लिखा है वो है जबकि हमने इस प्लेट पे -q डाल दिया, वो -q कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पर है इस सरफेस के ऊपर। लेकिन अगर हमने -q नहीं डाला, एक न्यूट्रल प्लेट के सामने में +q लाए हैं, तो क्या होगा? तो आम धारणा है कि इस +q के कारण से -q चार्ज यहाँ पर अपीयर करेगा और +q चार्ज यहाँ पर अपीयर करेगा, क्योंकि प्लेट न्यूट्रल है। तो देखिए धारणा कितनी सही है कितनी गलत है। हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें दो भाग करते हैं। एक तो यही डिस्ट्रीब्यूशन रहने देते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिग्मा बराबर q/2π a² + b² 3/2 है, यही डिस्ट्रीब्यूशन रहने देते हैं टॉप सरफेस पे। इस टॉप सरफेस पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव चार्ज का वो इतना है। नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर हमने लिखे हैं, ये प्लस चार्ज लिया है तो यहाँ पे माइनस चार्जेस सारे आएंगे, और वो -q है तो ये सारा माइनस चार्जेस है यहाँ पे। तो वो रहने दीजिए, वो जो चार्जेस थे जिस तरीके से वो रहने दीजिए। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम इतना, और उसके बाद जैसे जैसे इस पॉइंट से दूर इस टॉप सरफेस के ऊपर जाएं वैसे वैसे वो घटती जाएगी। और कैसे घटेगी? तो इसके अनुसार घटेगी। इस पर हम एक +q/2 ऊपर और +q/2 नीचे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड कर देते हैं। तो अगर हमने एक वही प्लेट है, हमारी बड़ी प्लेट है, बड़ी यानी इस डिस्टेंस के मुकाबले बड़ी है, और यहाँ मान लीजिए कि ये चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, हमने इसको +q चार्ज दिया है, इसको हमने +q चार्ज दे दिया इस प्लेट को, तो क्या होगा? +q/2 इधर और +q/2 इधर, और बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। इसकी थिकनेस को मैं अभी नेगलेक्ट कर रहा हूँ, एंड इफेक्ट नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी प्लेट है। तो +q/2 यहाँ और +q/2 यहाँ, दोनों तरफ ऐसा बराबर बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूशन है जो इंश्योर करेगा कि अंदर के हर पॉइंट पे E = 0 चाहिए। अंदर के हर पॉइंट पे E = 0 लाना है, और टोटल q चार्ज +q चार्ज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, जिसके कारण से कि जो फील्ड है यहाँ पे, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, मिलाकर के 0। और यूनिकनेस है, अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे -q चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर -q चार्ज है, और वो ऐसे बटा है और सामने में एक +q रखा हुआ है, ये दोनों मिलकर के इन सब जगह पे E = 0 बना रहे हैं। यहाँ पर सब मिलकर के E = 0 बना रहे हैं। कंडक्टर के अंदर में E = 0 होना चाहिए, इसीलिए ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आया है जो हमने सारा सब कुछ खेल रचाया है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर अंदर में हर जगह पे E = 0 ला सकता है, और +q यहाँ, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव चार्ज का ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ, ये अगर अंदर में E = 0 ला सकता है, तो आप अब कल्पना कीजिए कि इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। हमने एक +q चार्ज यहाँ दिया, और नेगेटिव चार्ज जो हमने फॉर इक्वेशन निकाला है उसके अनुसार बना दिया यहाँ पे। ये सब मिलकर -q है, ये इस पॉइंट पर ये +q है, और ये सब मिलकर के -q है, और उसके ऊपर हमने ये भी लगा दिया, इसी के ऊपर हमने ये भी लगा दिया, +q/2 यहाँ फैला दिया और +q/2 यहाँ फैला दिया। तो अब यहाँ का टोटल चार्ज बराबर 0 हो गया, क्योंकि ये -q तो यहाँ से आ रहा था इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन से, और +q ये दोनों मिलकर के हो गए, टोटल चार्ज 0 हो गया। और अब देखिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हालत है।
ये प्लस क्यू और ये नेगेटिव चार्ज मिलके फील्ड जीरो बना रहे हैं, ये प्लस क्यू बाई टू और ये प्लस क्यू बाई टू मिलके फील्ड जीरो बना रहे हैं, इसलिए ये टोटल मिलकर के भी फील्ड जीरो बना रहे हैं। तो अगर एक चार्ज है प्लस क्यू इस कंडक्टिंग प्लेट के सामने में किसी डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर, और उसके कारण से, और न्यूट्रल प्लेट है, इस पर कोई चार्ज मैंने नहीं दिया है, न्यूट्रल प्लेट है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि अंदर के हर पॉइंट पे E बराबर 0 को इंश्योर करता है। और अगर एक है तो फिर वही है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता, यूनिकनेस है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो क्या हो गया, यहां पर अंदर में अगर आप आए, इसके इस चार्ज के टॉप सरफेस के लिए अगर आए, तो टॉप सरफेस पे जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब होगा माइनस क्यू डी बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2 और 2 पाई प्लस क्यू बाई 2 और टोटल एरिया जो बहुत बड़ा है कह रहे हैं हम, ये बहुत बड़ी सी प्लेट है, हर जगह पर क्यू बाई 2 है, यानी क्यू बाई 2 चार्ज को पूरे एरिया पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये हो गया टॉप सरफेस। और बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस पे सिर्फ ये टॉप सरफेस पे और ये बॉटम सरफेस पे सिर्फ ये क्यू बाई 2a प्लस में प्लस क्यू बाई 2a, प्लस क्यू बाई 2 को यहाँ लाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लस 2 क्यू बाई 2 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये टोटल चार्ज अगर आप देखेंगे कुल टॉप सरफेस पे कितना चार्ज है, तो इसके कारण से आएगा माइनस क्यू और इसके कारण से आएगा प्लस क्यू बाई 2, यानी इसका जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू टोटल टॉप सरफेस के ऊपर, वो हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 2, यानी माइनस क्यू बाई 2। और जो बॉटम सरफेस है उस पर टोटल चार्ज देखेंगे पूरे एरिया पे, तो वो प्लस क्यू बाई 2 हो जाएगा। क्यू बॉटम बराबर प्लस क्यू बाई 2। तो अंत में क्या दिखाई पड़ा, अंत में दिखाई पड़ा कि एक बड़ी सी मेटल प्लेट के सामने जब प्लस क्यू रखते हैं तो इसके ऊपर जो आता है वो माइनस क्यू बाई 2 आता है, इस क्यू के सामने वाली सरफेस पे माइनस क्यू बाई 2 आता है और इसके दूर वाली सरफेस पे प्लस क्यू बाई 2 आता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम मेटल प्लेट के सामने में एक पॉइंट चार्ज रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्यू बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आना नहीं है, सिग्मा इसके कारण से लिखेंगे, क्यू बाई 2 नेग्लिजिबल है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पहले लिखा था वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा।